हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। पिछली बार हमारा जो वीडियो था वो भारत के संवैधानिक विकास के ऊपर था। हमने जब से ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई वहां से लेकर 1909 के भारत सरकार जो मॉर्लेमेंटो अधिनियम आया था वहां तक बात की थी। आज हम उससे आगे बात करेंगे। जैसा मैंने आपको बताया, जो भारत का संवैधानिक विकास हुआ उसकी शुरुआत भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से हो गई। भारत का संवैधानिक विकास, ये हमारा पीछे टॉपिक चल रहा था। आज हम उससे जो पीछे वाला वीडियो है आप जरूर देखिए, उससे आप इस वीडियो के साथ कंटिन्यू जुड़ जाएंगे। तो भारत का संवैधानिक विकास, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, 1909 के मैंने पार्लियामेंट सुधार के बारे में बात की थी। उसमें पहली बार भारत में पृथक निर्वाचन प्रणाली लाई गई और लॉर्ड मॉर्ले जो था उसको क्या माना जाता है, भारत में पृथक निर्वाचन का जन्मदाता माना जाता है, मॉर्ले और मिंटो को। उसके बाद मैंने बताया था 1916 के कांग्रेस के अधिवेशन के अंदर जो ये पृथक निर्वाचन प्रणाली थी उसको कांग्रेस ने क्या कर लिया था, स्वीकार कर लिया था। आज हम उससे आगे बात करेंगे। उससे आगे बात करें तो आपको पता हो, अगर 9 जनवरी 1915 को गांधी जी जो थे वो गांधी जी अफ्रीका से वापस भारत आए। गांधी जी का भारत आगमन, इसी 9 जनवरी को हम क्या मनाते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। क्योंकि गांधी जी कहाँ पे गए थे, अफ्रीका गए थे। बैरिस्टर की वहां पे वो तैयारी उन्होंने इंग्लैंड से की थी, लेकिन वहां पे प्रैक्टिस करने के लिए अफ्रीका गए थे और वहां पे कई आंदोलन किए, उन्होंने सत्याग्रह किया वहां। और 1915 में गांधी जी का भारत आगमन हुआ। बाद में आप जानते हो गोपाल कृष्ण गोखले जो गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे, उनके आग्रह पर उन्होंने भारत भ्रमण किया। उसके बाद 1917 के अंदर एक गांधी द्वारा एक आंदोलन किया जाता है। 1917 में गांधी द्वारा एक आंदोलन किया जाता है बिहार के अंदर, भारत का राज्य बिहार, उसके अंदर जगह है चंपारण में। नीम की खेती करते थे, नीम की खेती के किसानों के खिलाफ आंदोलन किया इन्होंने। यानी जो किसान थे उनको मजबूरन नील की खेती करवाई जाती थी। एक पद्धति थी अंग्रेजों द्वारा लागू की गई 3 कट्ठिया पद्धति, उस पे किसानों को मजबूर कराया जाता था कि ताकि क्या हो, नील की खेती हो। पहले नील की खेती को अंग्रेजों को बहुत फायदा होने लगा, लेकिन 1917 के आसपास आते आते जो जर्मनी है उसने एक सिंथेटिक नील विकसित कर लिया था। इस कारण अंग्रेज अब भारतीय जो किसान थे उनसे नील नहीं खरीद रहे थे। इस वजह से नील की खेती के खिलाफ क्या किया गया, आंदोलन हुआ। इस कारण इसको चंपारण आंदोलन कहते हैं। और ये गांधी का पहला सत्याग्रह कह सकते हैं, या गांधी का पहला क्या था, आंदोलन था। फिर उन्होंने 1918 में खेड़ा में और अहमदाबाद आंदोलन में भी उन्होंने भाग लिया। अगर हम संवैधानिक विकास की बात करें तो 1909 के बाद में 10 साल बाद 1919 में एक अधिनियम आया जिसको हम कहते हैं भारत सरकार अधिनियम। तो ये भारत सरकार जो अधिनियम है ये कब आया, 1919। आपको याद रखना है इनके नाम कि जो 2 अधिनियम है, भारत सरकार अधिनियम 1909 उसको क्या कहा जाता है, मॉर्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। वैसे के वैसे भारत सरकार अधिनियम 1919 को क्या कहा जाता है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है। यानी इस वक्त भारत सचिव कौन थे, मॉन्टेग्यू जो है, ये मॉन्टेग्यू क्या था, भारत सचिव था। और चेम्सफोर्ड उस वक्त भारत का क्या था, गवर्नर जनरल था। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहा जाता है इन्हें। तो ये कब आए, 1919 में आए। इससे पहले आपको ध्यान रखना है 1917 कब, अगस्त 1917 में अगस्त घोषणा हुई। और इस अगस्त घोषणा में यह कहा गया कि भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना की जाएगी। अगस्त घोषणा में भारत में उत्तरदायी शासन का मतलब होता है वहां पे जनता की ज्यादा अच्छे तरीके से क्या की जाएगी, जवाबदेही दी जाएगी। सरकार जनता के प्रति जवाब देगी। अभी ब्रिटिश सरकार जनता के प्रति क्या नहीं थी, जवाबदेही नहीं थी। ऐसी उत्तरदायी सरकार की बात कही गई। अभी लागू नहीं हुआ, सिर्फ उन्होंने कहा था कि हम उत्तरदायी शासन लागू करने का कार्य करेंगे। लेकिन 1919 का जब अधिनियम सामने आया तब कहीं पर भी उत्तरदायी शासन या उत्तरदायी सरकार का क्या नहीं था, जिक्र नहीं था। इस वजह से भारतीय जो थे वो इस अधिनियम से या इस रिफॉर्म से कोई खास प्रभावित नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने अगस्त घोषणा में 2 साल पहले कहा था कि हम उत्तरदायी शासन लेके आएंगे। इस वजह से इसी दौरान आपको अगर 1919 में कुछ ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई जिसकी वजह से काफी उस टाइम का जो था वो टेंशन क्रिएट हुआ। एक घटना थी, अगर आपको याद हो, 1919 में एक एक्ट आया था जिसको कहते हैं रोलेट एक्ट। इसी को क्या कहा जाता है, काला कानून कहता है, या फिर न वकील
या न दलील इस कानून का दूसरा नाम है। ना तो आप वकील कर सकते हो, ना आपकी कोई दलील है, ना कोई आपका किसी के सामने पेश हो सकते हो, ना दलील कानून भी कहा जाता है। कब आया रॉलेट एक्ट? तो ये भी कब आया? 1919 में रॉलेट आया। लेके कौन आए थे? एक अंग्रेज थे जिनका नाम था सर सिडनी रॉलेट, वो लेके आए थे। इसको क्या कहा जाता है? रॉलेट एक्ट कहा जाता है। कौन लेके आया? सर सिडनी रॉलेट, अंग्रेज थे, वो लेके आए इसको। इसमें क्या था? किसी भी भारतीय को बिना किसी वारंट के, बिना किसी कारण के क्या किया जा सकता था? गिरफ्तार करके जेल में डाला जा सकता था। उसको अपने मुकदमा लड़ने की, ना उसे वकील करने की इजाजत थी, ना अपनी दलील पेश करने की, ना अपना पक्ष न्यायालय में रखने की क्या थी मौका था। इस वजह से रॉलेट एक्ट का क्या हुआ? बड़े स्तर पर विरोध हुआ, और खासकर जो विरोध हुआ वो पंजाब के अंदर हुआ। और पंजाब में एक जगह है जलियांवाला बाग, वहां पे काफी बड़े स्तर पे इसका विरोध हुआ। इस वजह से वहां पर एक जगह का नाम याद रखना आपको, जलियांवाला बाग। वहां पे दो लोग थे जिनका नाम था, एक थे सैफुद्दीन किचलू और एक थे सत्यपाल। इन दोनों ने विरोध किया तो इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। इन दोनों को जब गिरफ्तार किया गया तो लोग जलियांवाला बाग जो ये जगह है इसके अंदर इकट्ठा हुए अंग्रेजों का विरोध करने के लिए। और जलियांवाला बाग में क्या हो जाता है? एक हत्याकांड हो जाता है। यानी जलियांवाला बाग में जब लोग इकट्ठे हुए तो जनरल डायर नाम का एक अंग्रेज अफसर था, उसने गोलीबारी की जिसमें हजारों लोग वहां पे मारे गए। इसको कहा जाता है जलियांवाला बाग हत्याकांड। और ये कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को ये घटना हुई। और इस घटना ने पूरे देश को हिला के रख दिया, क्योंकि ये महत्वपूर्ण घटना थी उस वजह से, क्योंकि जनरल डायर की गोलीबारी में हजारों लोग मारे गए उस जलियांवाला बाग हत्याकांड में। गांधी ने इसे विभत्स हत्याकांड की संज्ञा दी, विभत्स हत्याकांड कहा। अब इसके बाद में ये घटना होने के बाद में भारत में ये आपका भारत सरकार अधिनियम आ गया। और भारत सरकार अधिनियम में क्या किया गया उसके बारे में अपन बात करते हैं। कब आया भारत सरकार अधिनियम? आपको याद रखना है 1919, जिसको कौन लेके आए? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड लेके आए। और ये इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार करते हैं। और ये आया 1919 में था, लेकिन ध्यान रखना है लागू कब होता है? ये भारत में लागू होता है 1921 में। इस अधिनियम को क्या किया गया? लागू किया गया। इस अधिनियम में पहली बार क्या किया गया? जो 1909 में पृथक निर्वाचन दिया गया था, उस पृथक निर्वाचन को घटाने के बजाय, यानी कम करने के बजाय या समाप्त करने के बजाय क्या कर दिया गया? पृथक निर्वाचन को बढ़ा दिया गया। पहले मैंने आपको बता दिया कि 1909 वाले में क्या किया गया था? सिर्फ मुसलमानों को पृथक निर्वाचन दिया गया था। लेकिन अब पृथक निर्वाचन को बढ़ाकर क्या किया गया? बढ़ाकर सिखों को भी पृथक निर्वाचन दिया गया, व ईसाइयों, भारतीय जो ईसाई थे उन्हें ये दिया गया। भारतीय ईसाइयों, जो ऐसे ईसाई जिन्होंने भारतीय बन चुके थे, तो भारतीय ईसाइयों को भी शामिल किया गया इसके अंदर। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है। कम करने के बजाय जब इसका विरोध हुआ, कहा गया पृथक निर्वाचन आप नहीं बढ़ा सकते, तब इन्होंने दलील दी कि जो 1916 का कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन था उसमें भी कांग्रेस ने इसको मान्यता प्रदान कर दी है, इस वजह से इस पृथक निर्वाचन को बढ़ाया गया है। तो ये एक चीज तो आपको ध्यान रखनी है, 1919 के एक्ट में ये चीज थी। अब 1919 के एक्ट में एक और चीज हुई, जो हमारा केंद्रीय विधान परिषद है, यानी केंद्रीय जो विधायिका थी, केंद्रीय विधायिका को द्विसदनात्मक बनाया गया। केंद्रीय विधायिका द्विसदनात्मक, यानी उसमें कितने सदन बने? द्विसदनात्मक बनाया गया। केंद्रीय विधायिका जो थी, उस वक्त की संसद जो थी, उसको द्विसदनात्मक बनाया। और उस द्विसदनात्मक में एक सदन जो बनाया, उस सदन का नाम उस वक्त में उसको विधानसभा कहा जाता था। और जो दूसरा सदन था उसको कहा गया राज्य परिषद। इस तरह से इस द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की। अभी आपको ध्यान रखना, अभी विधानसभा किसे कहते हैं? राज्यों की जो विधायिका होती है उससे क्या कहते हैं? विधानसभा कहते हैं। आप इसको समझ सकते हो वर्तमान की लोकसभा, और इसे आप समझ सकते हो वर्तमान की राज्यसभा। ये दो क्या किए गए? द्विसदनात्मक व्यवस्था कर दी गई, और गवर्नर जनरल को क्या बनाया गया? प्रमुख बनाया गया। लेकिन भारत सचिव का जो पद था उसको, भारत सचिव के अधिकार कम किए गए इस अधिनियम में। भारत सचिव के अधिकारों में कटौती। तो ये पहली बार हुआ जब भारत सचिव के अधिकारों में क्या की गई थी? कटौती की गई। और गवर्नर जनरल जो थे उसके अधिकार किए गए, थोड़े बढ़ा दिए गए। भारत सचिव आपको बताते हैं,
जब अगर आपको याद हो 1857 की क्रांति के बाद मैंने बताया था 1858 का भारत सरकार अधिनियम आया, उसमें पहली बार ये पद सर्जित किया गया था भारत सचिव का। और भारत सचिव जो भी व्यक्ति आता था वो इंग्लैंड की तरफ से आता था और वो गवर्नर जनरल जो थे उनके साथ में मिलकर कार्य करते थे। लेकिन अब गवर्नर जनरल की सहायता से भारत सचिव का जो पद है इसके अधिकारों में क्या कर दी गई, कटौती कर दी गई। इसमें आपको ध्यान रखना है केंद्रीय विधायिका को द्विसदनात्मक क्या कर दिया गया। कई बार सवाल पूछा जाता है कि 1919 के अधिनियम में केंद्र में क्या की कैसी व्यवस्था थी, एकात्मक थी या द्विसदनात्मक, तो आपको ध्यान रखना है कैसी व्यवस्था थी, द्विसदनात्मक। अब बात करते हैं कि प्रांतों के साथ में इन्होंने क्या किया, उस वक्त के जो प्रांत थे उनके लिए क्या व्यवस्था की गई। तो प्रांतों में उन्होंने क्या किया, द्विसदनात्मक नहीं था, प्रांत जो थे वो एक सदनीय थे, लेकिन उनमें द्विसदनात्मक की जगह द्वैत शासन को लागू किया गया। अब अपन बात करेंगे किसके बारे में, द्वैत शासन के बारे में। पहली बार ऐसा हुआ कि 1919 के अधिनियम में प्रांतों में द्वैत शासन लागू किया गया, शासन लागू किया गया। अब बात करें द्वैत शासन क्या होता है। द्वैत शासन का अर्थ है जो शक्तियां होती है उनका क्या कर दिया जाता है, बंटवारा कर दिया जाता है, यानी जो शक्तियां उनके विषयों का बंटवारा कर दिया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, द्वैत शासन कहते हैं। पहली बार द्वैत शासन भारत में बंगाल में रॉबर्ट क्लाइव द्वारा लगाया गया था। उसके बाद ये 1919 के इस अधिनियम में प्रांतों में क्या लागू किया गया, द्वैत शासन लागू किया गया। अब जो प्रांत थे उनके विषयों का बंटवारा किया गया, प्रांतों के जो विषय थे के विषयों का विभाजन किया गया, इसी को द्वैत शासन कहते हैं। जब शक्तियों को या फिर जो विषय होते हैं उनको क्या कर दिया जाए, बांट दिया जाए, उसी को ही क्या कहा जाता है, द्वैत शासन कहा जाता है। दो तरह के विषय बनाए गए इससे प्रांतों में, एक विषय कहे जाते थे जिनको कहते थे आरक्षित विषय, और जो दूसरे तरह के विषय बनाए गए उनको कहते थे हस्तांतरित विषय, हस्तांतरित विषय। तो इस तरह से प्रांतों का क्या कर दिया गया, द्वैत शासन लागू किया गया। अब जो आरक्षित विषय है वो किसके पास रहेंगे, जो आपके आरक्षित विषय है वो गवर्नर जनरल, गवर्नर व उसकी कार्यकारिणी के पास में, यानी उस गवर्नर और उसके द्वारा नामित लोग हैं उस कार्यकारिणी के पास में ये आपके आरक्षित विषय रहेंगे। जो महत्वपूर्ण विषय थे, चाहे वो रक्षा से जुड़े हुए मामले, वित्त से जुड़े हुए मामले या धार्मिक मामले जो थे वो किसके पास, किन विषयों में रखे गए, आरक्षित विषयों में रखे गए। इनके ऊपर कौन कानून बना सकता था, सिर्फ गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारिणी बना सकती थी। हस्तांतरित विषय जो थे वो भारतीय विधायिका के जो भारतीय मंत्रियों को प्रदान कर दिए गए, भारतीय मंत्रियों को प्रदान किए गए। अब भारतीय मंत्री इसमें क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं, इस पर कानून बना सकते हैं, इस विषयों को उनको अधिकार दिए गए। जैसे आप इसमें ले सकते हो, जैसे कृषि है, वन है, आदि विषय इसके अंदर रखे गए। लेकिन ज्यादातर इन हस्तांतरित, कौन सा विषय हस्तांतरित होगा और कौन सा विषय आरक्षित होगा, इसका फैसला कौन करता था, गवर्नर करता था। इसका गवर्नर क्या था, उसका बहुत ज्यादा हस्तक्षेप था हस्तांतरित विषयों के अंदर, क्योंकि उस वक्त एक मंत्री जो होते थे, मान लो वो कृषि मंत्री है लेकिन सिंचाई का विभाग उसके पास नहीं होता था, इसका मतलब वो कृषि का विकास कैसे करवाएगा। कृषि मंत्री है लेकिन उसके पास में किसी भी प्रकार का वित्त नहीं है, तो वो कृषि विकास नहीं करवा सकता है। इस वजह से हस्तांतरित विषय, यहाँ पे द्वैत शासन जरूर लागू किया गया, लेकिन द्वैत शासन जो था वो सही तरीके से नहीं था, उसमें गवर्नर जनरल का बहुत ज्यादा क्या था, हस्तक्षेप था। तो आपको ध्यान रखना है पहली बार प्रांतों में जो अब द्वैत शासन कब लागू किया गया, तो आपको ध्यान रखना है 1919 के भारत सरकार के अधिनियम में। तो तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है, एक तो पृथक निर्वाचन को बढ़ाया गया, केंद्रीय जो विधानसभा है उसको क्या किया, विधायिका है उसको क्या किया गया, द्विसदनात्मक बनाया गया, और प्रांतों में क्या लागू कर दिया गया, द्वैत शासन लागू कर दिया गया। ये सारे सुधार आपको कौन से मुख्य जो सुधार है वो 1919 के अधिनियम के हैं। अब इसके बाद 1919 के अधिनियम आने के बाद ये 1921 में लागू हुआ, तभी 1920 के अंदर गांधी ने एक आंदोलन शुरू किया, गांधी द्वारा कौन सा आंदोलन शुरू किया गया, असहयोग आंदोलन शुरू किया गया। इन सुधारों के बाद में क्या गांधी ने क्या किया, असहयोग आंदोलन की शुरुआत की, और यह असहयोग आंदोलन 2 साल तक चला।
और अपनी जब सफलता की चरम सीमा पर था तभी क्या होता है, आपको याद हो, चोरी चोरा कांड होता है 1922 में, और उसमें एक पुलिस स्टेशन के अंदर क्या कर दिया जाता है, पुलिस वालों को जला दिया। क्योंकि गांधी ने जब यह असहयोग आंदोलन शुरू किया था तब इसे कहा था कि ये एक अहिंसात्मक आंदोलन है, इसमें किसी भी प्रकार को हिंसा को स्वीकार नहीं किया जाएगा। जब 1922 में चोरी चोरा की घटना हुई तो उसमें हिंसा हो गई और गांधी ने ये आंदोलन क्या ले लिया वापस, और गांधी ने जब ये आंदोलन वापस लिया तो उनकी काफी आलोचना भी हुई थी और उसी दौरान उनको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। और 1924 में कांग्रेस के अधिवेशन में हुआ, 1924 के बेलगांव कहां पर है, आपके कर्नाटक में है, बेलगांव अधिवेशन में, ये कांग्रेस के हर साल अधिवेशन हुआ करते थे, ये अधिवेशन हुआ था बेलगांव अधिवेशन में, गांधी अध्यक्ष बने, उसके गांधी को क्या बनाया गया था, अध्यक्ष बनाया गया। तो ये एकमात्र ऐसा क्या है आपका अधिवेशन है जिसमें क्या बने थे, गांधी अध्यक्ष बने थे। उसके बाद गांधी कभी भी कांग्रेस के क्या नहीं बने थे, अध्यक्ष बने थे। इसके बाद में अब बात करें अपन एक 1919 का जो ये संविधान था, ये जो सुधार थे, इसके अंदर ये व्यवस्था थी कि चुनाव में भाग ले सकते हैं भारतीय, लेकिन कांग्रेस हमेशा से इस बात से क्या नकारती रही कि वो कभी भी जब तक उन्हें पूर्ण स्वराज नहीं मिल जाता तब तक क्या नहीं लेगी, वो भाग नहीं लेगी। तभी 1922 में जब ये असहयोग आंदोलन खत्म किया जाता है तो जो मोतीलाल नेहरू और CR दास थे वो कांग्रेस से नाराज हो जाते हैं और वो एक अलग पार्टी का निर्माण करते हैं। जनवरी 1923 में उनके द्वारा 1923 में स्वराज पार्टी का गठन होता है। ये कांग्रेस भाग नहीं लेती थी उस वक्त चुनाव में, इस कारण स्वराज पार्टी का गठन हुआ और उसने पहली बार किसमें भाग लिया, गठन हुआ तथा चुनाव में भाग लिया। जो 1919 में चुनाव हुए, 1919 सुधारों के तहत जो चुनाव हुए थे, चुनाव में क्या लिया, भाग लिया। कांग्रेस पहली बार कब भाग लेती है तो आपको याद रखना 1935 के बाद जब अधिनियम लागू होता है और 1937 में जब चुनाव होते हैं तब पहली बार कांग्रेस उस चुनाव में भाग लेती है। स्वराज पार्टी पहली पार्टी थी जिसने इस प्रकार के चुनाव में भाग लिया। इनसे जुड़े हुए आपको नाम याद रखने, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के पिताजी, इसके अलावा CR दास, इसके अलावा एक विठल भाई पटेल भी थे। विठल भाई पटेल का नाम आपको अच्छे से याद रखना है क्योंकि उस वक्त विधानसभा के वो क्या रहे थे, अध्यक्ष, आजादी से पहले। तो ये इन लोगों ने चुनाव में क्या लिया था, भाग लिया था। और इसके बाद में ये जो 1919 का क्या है, 1919 के जो ये सुधार आए थे, इन 1919 के सुधारों में 10 साल बाद भारत के संवैधानिक विकास के रिव्यू का प्रावधान था। यानी 10 साल बाद ये जांचा जाएगा, ये चेक किया जाएगा संवैधानिक विकास के रिव्यू का प्रावधान था। यानी इसमें कहा गया कि 10 साल बाद इसको क्या किया जाएगा, संविधान सॉरी ये जो सुधार हुए हैं ये कितने क्या हुए हैं, सही तरीके से हुए हैं, इसको क्या किया जाएगा, रिव्यू का प्रावधान किया गया था 1919 में। इस हिसाब से 1929 में इनका क्या होना चाहिए था, रिव्यू। लेकिन वहां की सरकार ने 2 साल पहले ही क्या भेज दिया, एक कमीशन भारत भेजा जो 1919 के सुधारों के बारे में जांच करेगा। तो ये इस कमीशन का नाम आपको याद रखना है, उसका नाम था साइमन कमीशन। और ये साइमन कमीशन सर जॉन साइमन कमीशन के नेतृत्व में आया। 1928 में भारत आया, 1928 में भारत आया। और अध्यक्ष कौन थे इसके, अध्यक्ष थे सर जॉन साइमन। इस कमीशन का नाम क्या हो गया, साइमन कमीशन हो गया। लेकिन इसमें जो सातों के सातों सदस्य थे वो क्या थे, सातों सदस्य अंग्रेज थे। टोटल 7 सदस्य थे, इसका सातों के सातों सदस्य जो थे वो ब्रिटिशर्स थे। इस वजह से भारतीयों ने इसका क्या किया, विरोध किया। भारतीयों ने कहा कि आप जांच किसकी करने आ रहे हो, भारत के संवैधानिक विकास का जांच करने आ रहे हो और उस कमीशन के अंदर कोई भारतीय नहीं है, ये गलत है। तो सातों सदस्य क्या थे, अंग्रेज थे। और अंग्रेज गोरे होते हैं, व्हाइट होते हैं, इस कारण इस कमीशन का एक और नाम भी रखा जाता है, इसी को क्या कहा जाता है, व्हाइट कमीशन। और ये कमीशन जब मुंबई पहुंचा तब इसका बड़े स्तर पर विरोध हुआ, जगह जगह पूरे भारत में विरोध हुआ। और इसका लाहौर में जिन्होंने विरोध किया उनका नाम याद रखना है, लाहौर में इसका विरोध लाला लाजपत राय द्वारा किया गया। लाहौर वर्तमान में कहां पे पड़ता है, पाकिस्तान में पड़ता है। और लाला लाजपत राय द्वारा विरोध किया गया। अब लाला लाजपत राय ने जब वहां पे विरोध किया तो उनको लाठियों से पुलिस ने पीट करके उनकी क्या कर डाली, हत्या कर डाली। और ये बहुत बड़ी दुखदायी घटना थी। लाला लाजपत राय ने विरोध किया, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी साइमन कमीशन ने
और साइमन कमीशन ने अस्वीकार कर दिया कि भारत को एक डोमिनियन स्टेट बनाया जाए। यानी उन्होंने जो भारत के कांग्रेस वगैरह मांग कर रहे थे कि आप भारत को एक डोमिनियन स्टेट बना दो। डोमिनियन स्टेट का मतलब होता है कि जो रक्षा विदेशी मामले होते हैं ये तो अंग्रेजों के पास रहे, बाकी सारे मामले किसको सौंप दिए जाए, भारतीयों को सौंप दिए जाए, इसको डोमिनियन स्टेट कहा जाता है। लेकिन साइमन कमीशन ने कहा नहीं, अभी भारतीय इस योग्य नहीं है कि उन्हें क्या किया जाए, ये सारी चीजें सौंपी जाए, उन्हें संविधान निर्माण का भी क्या नहीं है, नॉलेज नहीं है। उस वक्त के एक भारत सचिव थे, उनका नाम आपको याद रखना है, उन भारत सचिव का नाम था बर्किनहेड। उन्होंने भारतीयों को चुनौती दे डाली। उन्होंने कहा कि भारतीय आपको लगता है कि अगर वो संविधान बना सकते हैं तो पहले हमें एक संविधान का ड्राफ्ट बनाकर दिखाइए, और अगर हमें लगा कि भारतीय संविधान बना सकते हैं तो हम आपको आपका संविधान बनाने का मौका देंगे। किसने दी थी ये चुनौती, तो आपको नाम याद रखना है। उस वक्त के भारत सचिव थे जिनका नाम क्या था, बर्किनहेड। उन्होंने ये चुनौती दी कि आप अपना संविधान बना के दिखाइए, और जितनी भी आपकी पार्टियां हैं उन सबको एक मत कीजिए, जो आप ड्राफ्ट तैयार करोगे, जो उसके अंदर शर्तें लगोगे, उसमें सबको एक मत कीजिए। तो इस जो बर्किनहेड की जो चुनौती थी उसको स्वीकार कर लिया मोतीलाल नेहरू ने, और नेहरू ने क्या किया, एक रिपोर्ट लेके आए जिसका नाम क्या था, नेहरू रिपोर्ट। और ये नेहरू रिपोर्ट कब आई, नेहरू रिपोर्ट आई 1928 में, जब बर्किनहेड चुनौती थी उसके बाद में ये नेहरू रिपोर्ट आई। इसमें किसकी मांग की गई, भारत को एक तो कहा गया क्या बनाया जाए, डोमिनियन स्टेट बनाया जाए। डोमिनियन स्टेट की मांग की, यानी रक्षा और विदेशी मामले छोड़ करके बाकी सारे मामले किसको हस्तांतरित कर दिए जाए, भारतीयों को हस्तांतरित, भारत को डोमिनियन स्टेट बनाने की मांग की मोतीलाल नेहरू ने। दिल्ली में बैठे हुए, और इसमें बाद में उन्होंने क्या किया, ये सारा पूरा एक ड्राफ्ट बना करके, संविधान बना करके तैयार कर दिया। लेकिन एक व्यक्ति थे जिन्होंने इसका क्या कर दिया, विरोध कर दिया, और वो व्यक्ति कौन थे, मोहम्मद अली जिन्ना। उसके बारे में बात करेंगे। भारत को डोमिनियन स्टेट की मांग की। इसके अलावा इन्होंने क्या कहा, दूसरा जो इस रिपोर्ट में कहा गया, जो पृथक निर्वाचन है को समाप्त किया जाए। यानी नेहरू रिपोर्ट में यह कहा गया कि जो आपने ये पृथक निर्वाचन लागू किया है इसको समाप्त किया जाए, तथा अल्पसंख्यकों को, जो आपके अल्पसंख्यक हैं, इनको क्या किया जाए, जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया जाए। अल्पसंख्यकों को किसके अनुपात में, जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया जाए। इसके अलावा बहुत सारी मांगे थी इसके अंदर, वैश्य मताधिकार द्वारा चयन हो, इसके अलावा और सारी चीजें थी, प्रांतों को स्वतंत्रता दी जाए, द्वैत शासन वहां से समाप्त किया जाए। ये सारी की सारी किसके अंदर बातें की गई, नेहरू रिपोर्ट के अंदर। क्या कहा, पृथक निर्वाचन को समाप्त करना है, और इसकी जगह कैसा, अल्पसंख्यकों को जनसंख्या के अनुपात के आधार पर, जैसा वर्तमान का रिजर्वेशन सिस्टम है, नहीं अभी आरक्षण सिस्टम है, जिसमें क्या होता है, जनसंख्या के अनुपात में क्या किया जाता है, आरक्षण दिया जाता है, ना कि पृथक निर्वाचन में। पृथक निर्वाचन में क्या होता है, अगर कोई मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा हुआ है तो उसको सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम ही वोट दे सकते हैं। कोई हिंदू कैंडिडेट खड़ा हुआ है तो उसको उसी वर्ग के लोग क्या दे सकते हैं, वोट दे सकते हैं। लेकिन अल्पसंख्यक जनसंख्या, इसमें आरक्षण में क्या होता है, कैंडिडेट अल्पसंख्यक क्षेत्र से होगा, कैंडिडेट वो व्यक्ति होगा जो अल्पसंख्यक कम्युनिटी से है, लेकिन वोटिंग कौन करेंगे, सब करेंगे। इससे समाज के बंटने का खतरा क्या रहता है, कम। ये मांगे की गई, ये दो मांग महत्वपूर्ण, बहुत सारी मांगे थी उनमें से ये। तब मोहम्मद अली जिन्ना ने इसका विरोध किया। जिन्ना ने कहा कि ये पृथक निर्वाचन तो किसी भी स्थिति में समाप्त नहीं हो सकता, क्योंकि ये मुसलमानों के हितों के लिए सही है, अगर समाप्त कर दिया तो मुसलमानों के हित पीछे रह जाएंगे। और जिन्ना ने एक 14 सूत्री मांग पेश की, जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है तो आपको नहीं उसके बारे में। और उसके बाद गांधी भी एक रिपोर्ट पेश करते हैं जिसको कहा जाता है गांधी की 11 सूत्री रिपोर्ट। लेकिन इस रिपोर्ट की तरफ बर्किनहेड ने या फिर अंग्रेजी सरकार ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। क्योंकि अंग्रेजी सरकार ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि सभी पार्टियां एक मत नहीं हो पाई थी, इस वजह से ऐसा नहीं हुआ। अब 1930 में गांधी क्या करते हैं, एक आंदोलन करते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन। आपको याद रखना, 1920 में असहयोग आंदोलन, 1930 में कौन सा आंदोलन, सविनय। सविनय का मतलब होता है विनय के साथ में, विनम्रता के साथ में क्या करना, अवज्ञा कर देना, आज्ञा का पालन नहीं करना। ये कानून, ये क्यों शुरू करना पड़ा था उनको, इस नमक कानून के विरोध में। उस वक्त नमक कानून आ गया था और भारतीयों को नमक बनाने पर पूरी तरह रोक थी, और अगर कोई भी भारतीय नमक बनाता हुआ पकड़ा जाता था तो उसे जेल भी हो सकती थी, नमक कानून के विरोध में। इसी विरोध के चलते गांधी ने एक यात्रा की थी, अगर आपको याद हो, उसको कहते हैं दांडी यात्रा। साबरमती आश्रम है गुजरात के अंदर, अहमदाबाद में, वहां से लेकर दांडी एक स्थान है, वहां तक क्या की थी, यात्रा की थी। दांडी यात्रा कब शुरू हुई तो ध्यान रखना है, 12 मार्च से 6 अप्रैल तक गांधी ने
कहां से? तो साबरमती। साबरमती में आश्रम है, आज भी अहमदाबाद के अंदर है। साबरमती नदी किनारे इसका नाम क्या है? साबरमती आश्रम। तो साबरमती आश्रम से दांडी तक, दांडी अरब सागर में एक जगह है, अरब सागर के पास में, दांडी तक की यात्रा कर नमक तोड़ा, यात्रा कर नमक कानून तोड़ा। अब नमक कानून तोड़ने का मतलब है गांधी ने नमक कानून तोड़ दिया, इसका मतलब कोई भी भारतीय क्या कर सकता है? नमक बना सकता था। इस कारण हजारों लोगों को क्या किया गया? गिरफ्तार किया गया था। यह भी एक अहिंसात्मक आंदोलन था, गांधी को भी क्या कर लिया गया? गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद अंग्रेजों को लगा कि इस असविनय अवज्ञा आंदोलन को रोकने के लिए एक उन्होंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का क्या किया? आयोजन किया, जिसको हम आरटीसी कहते हैं। आरटीसी का अर्थ होता है हिंदी में आप कह सकते हो गोलमेज सम्मेलन का क्या किया गया? आयोजन किया गया। 3 गोलमेज सम्मेलन में पहला जो गोलमेज सम्मेलन हुआ वो हुआ दिसंबर 1930 से जनवरी 1931 में। कहां पे होते थे? तो लंदन में आयोजित किया गया। लंदन आप जानते हो, इंग्लैंड की लंदन में कौन सा गोलमेज सम्मेलन है? प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। गोलमेज सम्मेलन का आयोजन। गोलमेज का अर्थ होता है, अगर आपने कभी गोलमेज देखी होगी, टेबल देखा होगा, उसके चारों तरफ बैठ के बैठक करते हैं और विशेष मुद्दों पर बात करते हैं। इसका ऐसे सम्मेलन को क्या कहा जाता है? गोलमेज कहा जाता है। अंग्रेजी में कहते हैं राउंड गोल को टेबल कॉन्फ्रेंस कहते हैं सम्मेलन को। इसका आरटीसी फर्स्ट, आरटीसी सेकंड, आरटीसी थर्ड, ऐसे आप याद रख सकते हो। 3 हुई थी टोटल। तो 1931 में लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन, लेकिन इसमें किसने भाग नहीं लिया? कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। बी आर अम्बेडकर, मोहम्मद अली जिन्ना जरूर गए थे आयोजन, लेकिन किसने भाग नहीं लिया है? कांग्रेस और गांधी ने भाग नहीं लिया था। इस वजह से ये क्या नहीं हो पाया? सफल नहीं हुआ, क्योंकि गांधी और कांग्रेस कहां थे? गांधी और कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन में जुटे हुए थे। तभी उस वक्त के जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड इरविन, उनको लगा कि हमें गांधी से क्या करनी चाहिए? बात करनी चाहिए। तभी क्या होता है? इसी बीच में गांधी इरविन समझौता होता है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो गांधी इरविन समझौता होता है 1931 के अंदर। अब गांधी इरविन समझौते की शर्तें ये थी कि जो इरविन ने इनसे कहा कि आपको किसमें भाग लेना पड़ेगा? आरटीसी सेकंड होने वाला है अभी सितंबर में, उसमें आपको भाग लेना है, यानी गोलमेज सम्मेलन जो होने वाला है द्वितीय, उसमें भाग लेना है। इसके अलावा गांधी की शर्तें थी कि नमक कानून समाप्त हो, जो राजनीतिक कैदी है उन्हें क्या कर दिया जाए? रिहा कर दिया जाए। तो इस तरह से ये गांधी इरविन समझौता, इसको क्या कहा जाता है? दिल्ली समझौता भी कहते हैं, क्योंकि ये कहां पर आयोजित हुआ था? दिल्ली में हुआ था। इस समझौते के बाद में गांधी ने क्या ले लिया? सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लिया, क्योंकि जो इनके बीच में पैक्ट हुआ उसके तहत ये तय हो गया कि उनको राजनीतिक कैदियों को रिहा कर देंगे, नमक कानून को क्या कर देंगे? समाप्त कर देंगे, और सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी ने क्या ले लिया? अवज्ञा आंदोलन वापस ले लिया। और इसके बाद होता है सेकंड राउंड टेबल, उसके अंदर गांधी भाग लेते हैं। तो कौन सा राउंड टेबल होता है आपको ध्यान रखना है? आरटीसी सेकंड 1932। आरटीसी सेकंड कब होता है? 1932 में। और उसके बाद होता है आरटीसी सेकंड 1931 में, और आरटीसी जो थर्ड है वो होता है 1932 में। अब जो आरटीसी सेकंड है, इसके अंदर गांधी ने क्या लिया था? भाग लिया था। गांधी ने भाग लिया, लेकिन जो गांधी ने मांगे रखी उसको मैकडोनाल्ड, जो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, उन्होंने अस्वीकार कर दिया। इसके अलावा इसके अलावा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वगैरह के बीच में इनके बीच में विवाद हो गया था, किसको लेकर के? जो ये पृथक निर्वाचन है इसको लेकर के, क्योंकि बी आर अम्बेडकर ने मांग की थी कि दलितों के लिए क्या किया जाए? पृथक निर्वाचन लिया जाए। अभी तक मुसलमानों के लिए था, दलितों के लिए नहीं था। गांधी इसके विरोधी थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर दलितों को पृथक निर्वाचन दिया गया तो पूरा भारतीय समाज, पूरा हिंदू समाज क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। दलित खुद को पृथक महसूस करेंगे, और जो इनके साथ अभी भेदभाव हो रहा है कहीं उससे ज्यादा भेदभाव। तो गांधी ने भाग लिया, लेकिन गांधी खाली हाथ वापस लौट आए। और आरटीसी थर्ड हुआ, उसमें गांधी ने भाग नहीं लिया। तो ये 3 आरटीसी हुए थे, जो तीनों क्या रहे थे? लगभग असफल रहे थे। इसके बाद आपको ध्यान रखना है 16 अगस्त 1932 में सांप्रदायिक पंचायत आ जाता है। अब ये जो सांप्रदायिक पंचायत था, ये उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे, जिनका नाम क्या था? अभी इरविन जा चुके हैं और भारत में नया गवर्नर जनरल आ गया था। तो 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की गई। अब इस घोषणा में यह कहा गया था कि
जो दलित है उनको क्या दिया जाएगा, अलग से रिजर्वेशन दिया जाएगा। अभी रिजर्वेशन अलग से पृथक निर्वाचन की व्यवस्था होगी। मुसलमानों के लिए पहले थी, मैंने बताया, फिर किसके लिए, ईसाइयों और सिखों के लिए हुई, अब किसके लिए कर दी गई इस सांप्रदायिक पंचायत के तहत, दलितों के लिए, प्लस कृषकों के लिए भी अलग से रखी गई। तो ऐसा इतना ये विभाजनकारी था कि पूरा भारत क्या हो सकता था, टुकड़े टुकड़े, प्रत्येक व्यक्ति का उस अलग अलग विभाजित हो सकता था। इस कारण सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की गई। इसमें बी आर अम्बेडकर की महत्वपूर्ण योगदान थी। इस कारण गांधी जी ने ये जो लगा कि ये गलत है, इस वजह से गांधी किस पे बैठ गए, आमरण अनशन पे बैठ गए। फिर कुछ नेताओं के सहयोग से गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच में समझौता हुआ, जिस समझौते को हम कहते हैं पूना समझौता, क्योंकि ये कहां पे हुआ था, पूना में हुआ था, इस कारण इसको पूना समझौता कहते हैं, या फिर गांधी अम्बेडकर समझौता भी कहा जाता है। ये जो समझौता है ये 1932 में ये समझौता होता है, के तहत क्या किया गया, दलितों के पृथक निर्वाचन की मांग को, दलितों के पृथक निर्वाचन को समाप्त किया गया। यानी अब पृथक निर्वाचन की मांग नहीं करेंगे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पृथक निर्वाचन की मांग को समाप्त किया तथा जो दलित हैं उन्हें क्या दिया जाएगा, दलितों को आरक्षण दिया गया, यानी उन्हें आरक्षण दिया गया। तो अभी ये आरक्षण जो अभी चल रहा है इसकी शुरुआत आप समझ सकते हो यहां से हुई थी 1932 के इसके फैक्ट के अंदर। तो इनको आरक्षण दे दिया गया, इन्होंने जो पृथक निर्वाचन है उसकी मांग को क्या कर दिया गया, ठुकरा दिया गया। और फिर पूना समझौता क्या रहा, सफल रहा। डॉक्टर अम्बेडकर और गांधी, अम्बेडकर ने कहा था गांधी हम दलितों की क्या है मांगों को, उनकी आवश्यकताओं को क्या समझते हैं, अच्छे से समझते हैं, इसके मैं उनकी बात को मानता हूं, और जो उन्होंने जो पृथक निर्वाचन की मांग है मैं उसको क्या करता हूं, ठुकराता हूं। लेकिन ये इसके बाद में 1932 के पंचायत के बाद में श्वेत पत्र घोषित होता है, और उसी श्वेत पत्र के बाद तहत 1935 का भारत सरकार अधिनियम आता है, और इसमें क्या क्या प्रावधान होते हैं उसके बारे में बात हम अगले वीडियो में करेंगे। ये काफी हो चुका है, तो अगले वीडियो में हम 1935 से 1947 तक जो भारत का संवैधानिक विकास है उसके बारे में बात करेंगे। तो अगर आपको वीडियो हमारे पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको अगले वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके।